रिवोल्ट ऑफ 1857, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। तो कल मैंने इसका स्टडी मटेरियल भी शेयर किया था, अगर आपने वो पढ़ा होगा। तो 1857 जो है, इसके दो तीन नाम है। 1857 रिवोल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या इसको गदर भी बोलते हैं उर्दू में, बगावत भी बोलते हैं, या सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि हर एक तबके ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें फौजियों ने भी हिस्सा लिया, पुलिस आर्मी ने हिस्सा लिया, इसलिए इसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। इसमें बगावत शुरू हो गई, हर तरफ से मुसलमानों ने हिस्सा लिया। इसमें हायर कास्ट, लोअर कास्ट, सिख, तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन पहले हम जानेंगे व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट, कि 1857 रिवोल्ट क्यों हुआ, इसकी क्या कॉजेज थे। तो आपको जैसे मैंने अभी भी बता रहा था कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो उनका एक ही मकसद था, हिंदुस्तान की दौलत को लूटना। जिसमें दादा भाई नूर जी ने एक थ्योरी भी दी थी, जिसको बोलते थे ड्रेन थ्योरी। उसने कहा ये ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं। इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से हिंदुस्तान को कंगाल करे, क्योंकि हिंदुस्तान एक रिच, एक डेवलप्ड कंट्री माना जाता था। मुगलों ने इसको एक रिच कंट्री बनाया था। यहाँ का रिच हेरिटेज, यहाँ का रिच कल्चर, यहाँ का जो यहाँ की हर एक चीज़ पूरी दुनिया में पॉपुलर थी। तो इस चीज़ ने अंग्रेज़ों को अट्रैक्ट किया और यहाँ की दौलत लूटने में लग गए। जिसमें पहले उन्होंने कोहिनूर को लिया। कोहिनूर हीरा हो, तख्त ताऊस हो, डायमंड हो, सोना चांदी। कहते हैं भगवान जो मंदिर के अंदर जो मूर्तियां होती थी सोने की, उनको भी चुराया। तो लेकिन उसके बाद भी उनकी प्यास नहीं बुझी। वो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू टैक्स लेने लगे। उन्होंने यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को, यहाँ की इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जहाँ पर उनको मौका मिला अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, जहाँ पे कैपिटलिज्म लगाया, जहाँ पे यहाँ के मजदूरों को काम करवाया, और इस तरह से यहाँ के किसानों से टैक्स लेते थे, यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ के नवाबों से टैक्स लेते थे। तो इस चीज़ ने यहाँ के लोगों की कमर तोड़ दी, क्योंकि यहाँ के लोग जितना कमाते थे वो सारा अंग्रेज खाते थे, वो सारा अंग्रेजों को देना पड़ता था, और वो ले जाते थे अपने मुल्क के अंदर। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में ब्रिटिशर्स। तो एक ये रीजन था, इकोनॉमिक रीजन। सेकंड रीजन वाज सोशल, कि अंग्रेजों ने यहाँ हमारे कल्चर के अंदर इंटरफियर किया। जो हमारा कल्चर था, हमारे कस्टम्स थे, वो उनको पता नहीं किस नज़र से देखते थे। वो हम अंग्रेज़ों को हम हिंदुस्तानियों के ड्रेस को, हमारे फूड हैबिट्स को, हमारे कस्टम्स को बड़ी हकारत से देखते थे। आपने वो फिल्म भी देखी होगी आमिर खान की, जहाँ पर वो क्रिकेट मैच होता है, लगान। तो वो उनको लगता था कि हिंदुस्तानियों को कहाँ क्रिकेट खेलना भी आएगा। तो वो समझते थे ये गेम भी हमारी है, और हिंदुस्तानियों को वो पता नहीं किस नज़र से देखते थे। वो इनको काले हिंदुस्तानी बोलते थे। वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, कलर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करते थे। और हिंदुस्तानियों को अपना कल्चर बड़ा पसंद था, अपनी लैंग्वेजेस, क्योंकि अंग्रेज़ों का काम था। उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश लैंग्वेज को, और हमारी संस्कृत, हमारी उर्दू, हमारी फारसी, हमारी अरबिक, जितनी भी लैंग्वेजेस थी, इनको सेकंड क्लास का दर्जा दे दिया। उन्होंने कहा जिसको इंग्लिश आती है उसी को जॉब मिलेगा, जिसको इंग्लिश आती है वही वही एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, जिसको इंग्लिश आती है उसी को बड़ा तरक्की मिलेगा। तो उन्होंने यहाँ पे इंग्लिश कस्टम लाया, और सूट बूट टाई जो आज आप देखते हैं, ये भी उन्हीं का कल दिया हुआ कल्चर है। इस तरह से सोशल इंटरफेयर हुआ। उसके अलावा उन्होंने हमारे मजहब में क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ पे आई। वो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फैला रहे थे, और इस वजह से का मुसलमानों को, हिंदुओं को लगा कि उनका रिलीजन खतरे में है। तो क्रिश्चियन मिशनरी जो यहाँ पे आई, तो वो भी एक खतरा यहाँ इनको महसूस हुआ। इसके अलावा जो मिलिट्री थी, मिलिट्री में हिंदुस्तान, मिलिट्री के कर्नल, मिलिट्री के जो ऑफिसर्स होते थे वो अंग्रेज होते थे, लेकिन जो फौजी होता था, जो सिपाही होता था, वो हिंदुस्तानी होता था। तो इनको प्रमोशन नहीं मिलती थी, इनको अच्छी पे नहीं मिलती थी, इनको ज़बरदस्ती जो है बाहर भेजते थे लड़ने के लिए। तो इसलिए फौजी भी जो है वो इनसे जो है तंग आ गए थे। उसके अलावा पॉलिटिकल प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ जो राजा महाराजा थे, उन्होंने अपने अपने इलाके में, उनकी अपनी सल्तनतें थी, उनके अपने जागीर थे, तो अंग्रेज़ों ने उनसे भी वो छीनना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे टोटल कंट्रोल, पूरा हिंदुस्तान उनके कंट्रोल में आ जाए। हालांकि यहाँ पे हजारों राजा थे, लेकिन कंट्रोल अंग्रेज़ों का था। तो इस तरह से बहुत सारे रीज़न हुए जिस वजह से ये जो है बगावत शुरू हो गई। क्लियर आ रहा है?
जी तो सर। हाँ, यस अब सर। इस ये जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, इसमें कुछ टॉप लीडर्स है, प्रोमिनेंट लीडर्स है, जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। पहले आपको पता है ये जो मंगल पांडे का नाम सुना होगा। मंगल पांडे जो है ये एक फौजी था, अंग्रेजों के अंडर काम कर रहा था, लेकिन पहली बार इसी ने बगावत शुरू कर दी। और जब इसने बगावत की, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, तो फिर इसको अरेस्ट किया गया और बाद में इसको डेथ सेंटेंस दिया गया। जिस वजह से आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर पहली बार जो अंग्रेजों की आर्मी थी, जिसमें हिंदुस्तान के फौजी थे, हिंदुस्तान के लोग उसमें काम करते थे, उनके अंदर जो है बगावत शुरू, इसीलिए इसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। क्योंकि फौज के अंदर बगावत होना बड़ा खतरनाक चीज होती है, क्योंकि अंग्रेज तो बहुत कम थे, उनका जो आर्मी थी, उनकी जो पुलिस थी, वो तो हिंदुस्तानी थे। इसलिए जब हिंदुस्तानी फौजियों ने उनके खिलाफ बगावत की, तो ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हुआ। हालांकि उन्होंने फिर बहुत सारे पुलिस वालों को जो है कोर्ट मार्शल कर दिया, उनको जेल में डाल दिया, कुछ को अरेस्ट किया, कुछ को मार दिया। मंगल पांडे को फांसी पे चला दिया गया 1857 में 8 अप्रैल को। लेकिन फिर भी ये बगावत नहीं रुकी, बल्कि बाकी इलाकों तक भी ये सिपे म्यूटिनी चली। और इस वजह से काफ़ी जगहों पे जो है, जहाँ जहाँ पुलिस थी, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, जिसमें कहा जाता है कि 50 यूरोपियन इंक्लूडिंग सोल्जर्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन वायर किल्ड बाय द एंग्री एंग्री सिपाहीज। तो 50 जो है यूरोपियन जो थे, जिसमें उनके औरतें थी, बच्चे थे, सोल्जर्स थे, उनको जिंदा जलाया गया। तो ये बगावत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और कहते हैं दिल्ली में तो पूरा कंट्रोल इन्होंने ले लिया। और बहादुर शाह जफर भी इसी जमाने में, जो बहादुर शाह जफर था, या जिसको बहादुर शाह सेकंड बोलते थे, जो लास्ट मुगल रूलर था, उसने फिर इस बगावत में हिस्सा लिया और उसने पूरी तरह से इन फौजियों को सपोर्ट किया। अब सिर्फ बहादुर शाह जफर ही नहीं, ये तो एक नाम है, क्योंकि बहादुर शाह जफर को तो पता था कि मैं लास्ट मुगल रूलर हूं, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई मानता नहीं, तो उसने भी इस जंग में। लेकिन इसके अलावा ये बगावत जो है, ये लखनऊ, बरेली, आगरा, झांसी, सेंट्रल इंडिया, बहुत सारी जगहों पे फैली। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है मंगल पांडे ने किया, बहादुर शाह जफर का रोल रहा। रानी लक्ष्मीबाई, जिसको क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की रानी कहा जाता है, वो बड़ी पावरफुल निकली, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगी। इसी तरह नाना साहेब जो थे, कानपुर से निकले, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। इसी तरह तांतिया टोपे जो है, वो भी ग्वालियर से निकले और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। इसी तरह बेगम हजरत महल, जो क्वीन ऑफ अवध थी लखनऊ के अंदर, वो भी इनके खिलाफ खड़ी हो गई। इसी तरह कंवर सिंह, बख्त खान और मौलवी अहमदुल्ला शाह, एक मुसलमान स्कॉलर था, इसने जहाद का ऐलान किया अंग्रेजों के खिलाफ। यानी हर तरफ से, चाहे नाना साहेब हो अवध का, चाहे तांतिया टोपे हो, चाहे यूपी के अंदर हो, चाहे बरेली के अंदर हो, चाहे कानपुर के अंदर हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, तो इन सभी ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ इस बगावत में हिस्सा लिया। इसीलिए हम कहते हैं एक टर्निंग पॉइंट था, कि अंग्रेज बौखला गए, उनको लगा था कि हिंदुस्तान पे तो हमारा रूल है, अब हम कभी इसको छोड़ेंगे नहीं, कोई हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा। क्योंकि दे डिवाइडेड इंडियन पीपल ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ रीजन, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेस ऑफ कास्ट। उन्होंने हिंदुस्तानियों को डिवाइड करके रखा था, और उनको पता था कि हिंदुस्तानी कभी एक साथ खड़े नहीं होंगे, ये सिर्फ एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। हिंदू मुसलमान के साथ लड़ेगा, मुसलमान हिंदू के साथ लड़ेगा, सिख के साथ लड़ेगा, ये जो है राजपूत मराठास के साथ लड़ेंगे, मराठास मुगल्स के साथ लड़ेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन 1857 की बगावत ने सब कुछ उलटफेर कर दिया। इसमें सारे, चाहे मुसलमान थे, चाहे हिंदू थे, चाहे सिख थे, चाहे राजपूत थे, चाहे जितने भी लोग थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है खड़े हो गए। तो इस चीज ने अंग्रेजों की जो सल्तनत थी, अंग्रेजों की जो एम्पायर जो थी, इसको खत्म कर दिया। और दैट इज वाई कि अंग्रेजों ने इस म्यूटिनी को बड़ा सीरियस लिया। उन्होंने इस बगावत को दबाने के लिए हर किस्म का हथकंडा अपनाया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? कहते हैं कि 5 लाख मुसलमानों को इस बगावत में शहीद किया गया, और 5,000 तो सिर्फ उसमें आलिम दीन थे, क्योंकि जहाद का ऐलान हो चुका था। तो ज्यादा नुकसान अगर 1857 के रिवोल्ट में हुआ, वो मुसलमानों का हुआ। लाखों मुसलमानों को फांसी पे चढ़ाया गया, और इनको, इनकी लाशें पेड़ों पे लटकी हुई होती थी, ताकि दूसरे लोग बगावत ना करें।
और इसके अलावा बाकी लोगों ने भी, जो हिंदू थे या बाकी रिलीजन के लोग थे, उनको भी काफ़ी इसमें नुकसान हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा मार दाड़ हुई, काफ़ी ज़्यादा कत्लो गारत हुआ और बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट किया गया, जिसको फिर बर्मा भेजा गया, जहां 1862 में उसकी मौत हो जाती है 87 जेल के अंदर ही। तांत्या टोपे हो या नाना साहब हो, उनको भी ख़त्म कर दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी को भी मार दिया जाता है। और इस तरह से जितने भी जो बागी थे उन सबको अरेस्ट किया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, कुछ को मारा जाता है और अंग्रेज इस बगावत को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन British government passed the Government of India Act 1858, and the administration of the British Queen occupied British occupied India and transport to Crown। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और यह ब्रिटिश रूल जो है ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। एक चेंज इससे ये आ जाती है। दूसरी चेंज जो हमें देखने को मिलती है वो है कि ये जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है हिंदुस्तान के अंदर शुरू हो जाती है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के लोग जब यूनाइट हो जाते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और उनका कहना होता है कि अब अगर अंग्रेज़ों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये बगावत यहीं पे नहीं रुकती, बल्कि इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू हो जाती है जो 47 तक चलती है, जिस वजह से बाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान टू न्यू डोमिनेंस जो है जन्म लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? जी सर। तो 1857 हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पैदा हुई और वो देश के लिए सोचने पड़े। पहले वो सोचते थे हम कश्मीर में रहते, कश्मीर के बारे में सोचते थे, पंजाब वाले पंजाब के बारे में सोचते थे, बिहार वाले बिहार के बारे में सोचते थे, ये जो मराठास थे वो मुंबई महाराष्ट्र के बारे में सोचते थे, राजपूत राजस्थान के बारे में सोचते। लेकिन पहली बार इन्होंने सोचा हिंदुस्तान के बारे में। इन्होंने कहा भाई हमारा देश तो एक ही है, वो है इंडिया, वो है हिंदुस्तान, वो है भारत। हमें इस भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवाना है। हम अगर एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो इसी तरह आउटसाइडर्स आएंगे और हमें लड़वाते रहेंगे। तो ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थी जो इनके अंदर पैदा हुई, जिस वजह से बाद में 1947 में इनको आज़ादी मिली। तो यहाँ पर शुरुआत में हम बात करेंगे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हिंदुस्तान की पहली पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको 1885 में बनाया गया और इसका बनाने वाला था, इसका फाउंडर था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवन ह्यूम, जिसने 1885 में इसको बनाया। लेकिन वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ दादा भाई नारोजी थे, उमेश चंद्रा बैनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे और बहुत सारे रनाडे या घोष वगैरह, ये सभी लोग इसके साथ थे, जिनको कहा जाता है फाउंडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये पहले लोग हैं हिंदुस्तान के जिनके अंदर ये चीज़ पैदा हो गई कि हमारे लिए एक प्लेटफार्म, एक पार्टी का होना ज़रूरी है। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में अंग्रेज़ों की भी एक मजबूरी थी, या हम कहेंगे कि अंग्रेज़ों का भी एक मकसद था। वो ये था कि वो बात करेंगे तो किससे करेंगे, क्योंकि उनको पता था ये हिंदुस्तान के अंदर बगावत अगर फिर से कहीं से शुरू हो गई तो हम कहाँ कहाँ लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप एक पार्टी बनाइए, आप एक कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी बनाइए और जो भी आपकी डिमांड्स होंगी वो हम सुनेंगे और उन्हीं लीडर्स से हम बात करेंगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में होगी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट करेगी रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई मराठा है, चाहे कोई राजपूत है, चाहे कोई सिख है। तो हमें उनसे अलग अलग बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स से, प्रेसिडेंट से या इस पार्टी के लोगों से बात करेंगे। तो इसलिए इसमें इनका अपना एक मकसद था कि अगर यहाँ पे पार्टी होगी तो उनके साथ बात होगी और हम आराम से अपना रूल कर सकेंगे। तो इस तरह से उमेश चंद्रा बैनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये याद रखना है। पहले तो याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने बनाया था और कब बनाया था। 1885 A.O. ह्यूम। उसके बाद उमेश चंद्रा बैनर्जी इसका पहला प्रेसिडेंट बना एंड फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे, जिसको आजकल मुंबई बोलते हैं, 28 to 31 दिसंबर 1885 एंड इट वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। तो इस पहले सेशन को 72 मेंबर्स ने, 72 लीडर्स ने जो है अटेंड किया और यहाँ पर पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ,
जो आज भी हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी देखते हैं, ये वही इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ये वही इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई, जिसमें बाद में गांधी आया, जिसमें बाकी सारी फ्रीडम फाइटर ज्वाइन करते हैं। लेकिन अभी ये पॉलिटिकल पार्टी बनी ही थी, कुछ ही साल हुए थे कि इस पार्टी के अंदर जो लोग थे उनके बीच में आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जिसको हम कहते हैं स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907। तो 1907 में इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो हिस्से हो जाते हैं। और ये दो हिस्से क्यों हो जाते हैं? आइडियोलॉजी की वजह से। एक तबका था, एक ग्रुप था इस पार्टी के अंदर जो कहता था कि हमें अंग्रेजों से लड़ना है, हम अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे और उनको यहाँ से भगाएंगे, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, चाहे उनकी जान लेनी पड़े, क्योंकि हमें कोई भीख में आज़ादी नहीं चाहिए। हाँ, ये आउटसाइडर्स है, हिंदुस्तान हमारा है, तो हम इसका फैसला खुद करेंगे। इनको बोलते थे गरम दल, या इनको बोलते थे एक्सट्रीमिस्ट्स या हॉट फैक्शन। तो ये हॉट फैक्शन, गरम दल या एक्सट्रीमिस्ट जो है, इसमें नाम, सबसे बड़ा नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य, इसका पूरा नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लेकिन तिलक के नाम से इसको हम ज्यादा जानते हैं। तो ये इस ग्रुप को लीड करता था जो गरम दल था। दूसरा सेक्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस में था नरम दिल वाला, सॉफ्ट फैक्शन, मॉडरेट्स। तो ये मॉडरेट्स क्या थे? ये कहते थे भाई हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम इनसे बात करेंगे और जो हमारी डिमांड है वो मानेंगे। जो मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो कोई लड़ना नहीं है, कोई डिस्कशन डिबेट नहीं करना है। इनको बोलते थे नरम दल। इसमें था गोपाल कृष्णा गोखले, गोपाल कृष्णा गोखले। तो ये दो लीडर है। बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को प्रेजेंट करता था और गोपाल कृष्णा गोखले जो है वो नरम दल यानी मॉडरेट्स को रिप्रेजेंट करता था। इसके अलावा एक और ग्रुप भी था जो आगे हम पढ़ेंगे, वो मिलिटेंट्स, जिसमें बाकी वो एक्सट्रीम बड़े ज़्यादा फंड एक्सट्रीमिस्ट्स थे, मिलिटेंट्स वगैरह, जिसमें भगत सिंह वगैरह आता है। लेकिन पहले ये दो ग्रुप हुए और इस वजह से जब ये दो ग्रुप खड़े हो गए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, इन्होंने अलग अलग अपना ग्रुप बनाया। तो बाल गंगाधर तिलक के साथ जो दो इंपॉर्टेंट लोग थे जो बड़े पॉपुलर रहे, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल, ये तीन लोग हैं जिनको हम जानते हैं लाल, बाल और पाल के नाम से। लाल, बाल, पाल। लाल, बाल, पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाल मीन्स लाल बहादुर बिपिन चंद्र, सॉरी, लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल। तो लाल, बाल, पाल, ये इनका एक काफी पॉपुलर था उन दिनों। ये बड़े हिट थे लोगों के अंदर, काफी लोग इनको पसंद करते थे, इनकी बातों को, इनकी आइडियोलॉजी को। तो इसके बाद हम आते हैं होम रूल एजिटेशन 1916 में। ठीक चल रहा है सभी? जी सर। ओके। इन 1916 लोकमान्य तिलक along with Annie Besant launched the Home Rule League। तो ये जो तिलक था, जो एक एक्सट्रीमिस्ट था, इसने अन्नी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग शुरू कर दी 1916 में। तो ये होम रूल लीग क्या थी? इसका काम था सेल्फ गवर्नमेंट या होम रूल, यानी हम खुद गवर्नमेंट का चलाएंगे, हम खुद रूल करेंगे, अंग्रेजों को क्यों रूल करने दे, अगर देश हमारा है तो हुकूमत भी हमारी होगी। और जब इन्होंने ये चीज की तो अन्नी बेसेंट को अरेस्ट किया गया 1917 में। लोकमान्य तिलक तो अंडरग्राउंड चला गया, लेकिन अन्नी बेसेंट जो है उनको अरेस्ट किया गया और बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दबाव की वजह से उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और इसको आज़ाद छोड़ा गया। और बाद में इस अन्नी बेसेंट को जो है, शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1917। वो फिर पहली औरत बनी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917। ठीक है। और महात्मा गांधी टुक लीडरशिप ऑफ कांग्रेस इन 1920। उसके बाद महात्मा गांधी आता है, वो 1920 में कांग्रेस में दाखिल हो जाता है। और जो ही गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बड़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। बल्कि गांधी के साथ बहुत सारे लीडर ज्वाइन करते हैं जो बड़े टॉलेस्ट लीडर माने जाते हैं, जिनका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान की आज़ादी में। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू आता है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के बने थे, उसमें खान मोहम्मद अब्बास खान, खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको सरहदी गांधी भी कहते थे,
उसमें राजा गोपालाचारी, उसमें जयप्रकाश नारायण, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सारे लोग जो है गांधी के साथ ज्वाइन करते हैं। और ये सारे पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड एक एलीट तबका था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करता है। एंड महात्मा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924। तो 1924 से महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है लीड संभालते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ जो है बगावत शुरू हो जाती है, या जिसको नेशनल मूवमेंट हम कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं 1920 लाहौर सेशन। 1929 में लाहौर के अंदर एक सेशन होता है जिसको पूर्णा स्वराज के नाम से जाना जाता है। 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जिसको पूर्णा स्वराज दिवस मनाया गया, यानी आज़ादी का दिन। खुद ही जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऐलान किया कि हम आज़ादी का दिन मनाते हैं, हम हिंदुस्तान को आज़ाद कंसिडर करेंगे। हालांकि ब्रिटिशर्स ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन 26 जनवरी हमारी हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट डे रहा और ये आज भी हमारी हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि 26 जनवरी जो है रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है एनफोर्स हो गई। तो ये वही दिन था 1930 वाला दिन जब हमने पूर्ण स्वराज मनाया था, यानी हमने डिक्लेयर की थी इंडिपेंडेंस अपनी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस भी इस आज़ादी की लड़ाई में, इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो 1938 से लेकर 1939 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। और उससे पहले एक और चीज यहाँ पे हम याद करें, वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में अंग्रेजों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, क्योंकि बंगाल चूंकि एक बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ी स्टेट थी, तो अंग्रेजों को खतरा महसूस हुआ कि कहीं ये बंगाल यूनाइट ना हो जाए। तो उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, और उन्होंने 1905 में जो है 19 जुलाई 095 में जो है इस पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, जिसको आज का वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल कहते हैं। अब बांग्लादेश अलग हो गया है, अब वेस्ट बंगाल इंडिया की स्टेट है, तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल वहीं से शुरू होता है। अदरवाइज ये बंगाल जो थी ये एक स्टेट थी, बड़ी पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्टेट थी, लेकिन ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी जिन्होंने बंगाल को डिवाइड किया। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो हमारा है वो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो मुसलमान हिंदू सबको रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन बाद में मुसलमानों ने अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई। इसकी शुरुआत होती है 1906 से, ऑल इंडिया मोहम्मदियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ढाका, जहां पर नवाब सलीमुल्लाह खान ने प्रपोज किया कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए जो मुसलमानों के इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। क्योंकि 1857 में, जैसे मैंने पहले बताया, मुसलमान काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे या तो वो जेलों के अंदर थे या उनको मार दिया गया था, और इकनॉमिकली पॉलिटिकली जो है मुग़ल डायनास्टी भी ख़त्म हो गई थी, तो पॉलिटिकली भी मुसलमान अब जो है कमज़ोर हो गए थे, इकनॉमिकली भी वो कमज़ोर हो गए थे, उनके पास कोई लीडरशिप नहीं थी। तो ये सारा ट्रांसफ़र हुआ। 1857 तक मुसलमानों का कब्जा हर एक चीज़ के ऊपर था, लेकिन 1857 ऑनवर्ड्स हमने देखा कि ये ट्रांसफ़र हो गया मुस्लिम टू हिंदू। अब सिर्फ ज़्यादा हिंदू, नॉन मुस्लिम उसके पास ये पावर था। तो इसलिए मुसलमानों को अपनी आइडेंटिटी, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ी, जिसका बाद में नाम पड़ गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ढाका में बनी, और इसका लखनऊ में बाद में हेडक्वार्टर बना। सर आगा खान इसके पहले प्रेसिडेंट बने। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज सर आगा खान, और लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। ठीक है जी सर। उसके बाद जो है ये जो है कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीग वाज नोन एज ग्रीन बुक। जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ग्रीन बुक कहते थे, विच वाज रिटन बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने वो किताब लिखी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी इनकी। एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया लीग वाज हेल्ड इन कराची, प्रेजेंट पाकिस्तान, दिसंबर 29 to 30 1907, जिसमें सर एडम जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कराची सेशन, ये सेशन का प्रेसिडेंट था। तो इस तरह से नई एक और पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान के अंदर बनती है मुस्लिम लीग, जिसको बाद में हम कहते हैं मुस्लिम लीग, जिसने पाकिस्तान की डिमांड की, और 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली, लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। तो इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं फिर से
ये जन गण मन जो है ये बेसिकली हमारा जो नेशनल एंथम है, ये हमें असल में बाद में डिस्कस करना है, इसको यहाँ रहने दें आप। लोकमान्य तिलक पे आते हैं। तो तिलक जो है, यहाँ वापस आते हैं लोकमान्य तिलक। ये 1916 में जो है मेजर सपोर्टर था फ्रॉम इंडियन मासेस, यानी पूरी तरह से लोग इसको सपोर्ट करते थे, हर तरफ से तिलक के नारे लगते थे, क्योंकि इसकी जो फेमस कोट थी, दैट इज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, आई विल हैव इट। तो स्वराज का मतलब होता है आज़ादी मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। कहते हैं लोकमान्य तिलक का ये स्लोगन इतना पॉपुलर हुआ कि पूरी हिंदुस्तान की जो जनरेशन वो उसको फॉलो करने लगी। तो पॉलिटिकल लीडर था, ये बड़ा पावरफुल लीडर था। तो यहाँ आगे बढ़ेंगे हम, जलियांवाला बाग आ जाता है। तो जलियांवाला बाग जो है, ये एपिसोड हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1919 में अंग्रेजों ने एक कानून पास किया जिसका नाम था रिवोल्ट एक्ट, या जिसको ब्लैक बिल या ब्लैक कानून भी कहते हैं। ठीक है, पेज टर्न है। हाँ, तो अंग्रेजों ने एक कानून 1919 में बनाया जिसका नाम था रिवोल्ट एक्ट। और इस रिवोल्ट एक्ट का काम क्या था? which empowered the police and army to arrest, detain and seize property of any Indian without any evidence। इस कानून के तहत अंग्रेज पुलिस या आर्मी जो है वो किसी भी हिंदुस्तानी को अरेस्ट कर सकती थी, उसको डिटेन कर सकती थी, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती थी विदाउट एनी एविडेंस। तो ये काला, इसको कहते थे ब्लैक लॉ, काला कानून। तो इसी काले कानून के खिलाफ जलियांवाला बाग में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया 13 अप्रैल। स्क्रीन आ गई आपको? यस सर। जी सर। हाँ, जी सर। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर जो जलियांवाला बाग है वहां पर एक प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हजारों हिंदू, सिख, मुसलमान शामिल हुए। और इसी दिन बैसाखी का फेस्टिवल भी था। ये सभी लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसी बीच वहाँ पे जनरल डायर की जो है आमद आती है। तो जनरल E.H. डायर जो है वो वहाँ पहुँच जाता है अपने फौजियों के साथ, और अंधाधुन वो जो है फायरिंग करता है। 10 से 15 मिनट तक वो कंटिन्यूसली वहाँ पे जो है फायरिंग करता है, जिसमें 390 पीपल ऑन स्पॉट डेथ हो जाते हैं। और ये जलियांवाला बाग जो है हिंदुस्तान की तारीख में बड़ा ख़तरनाक वाक़ा, खूनी वाक़ा माना गया, क्योंकि यहाँ पर इतने बेगुनाहों को मारा गया। और इस वजह से इतना ही नहीं हुआ, बल्कि ये जो मुसलमान थे या हिंदू थे या सिख थे, वो सभी अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए। स्क्रीन को कुछ हो गया है? स्क्रीन आई वापस? यस सर। अच्छा, हाँ। तो जनरल डायर जो है इसी ने इस वाक़ा में ये बड़ा मुलजिम बना, और बाद में अंग्रेज़ों ने एक कमीशन भी भेजा दुनिया को दिखाने के लिए, जिसको हंटर कमीशन बोलते हैं। हंटर कमीशन जो इस जलियांवाला बाग के बाद जो है फॉर्म किया गया, विलियम हंटर इसके जो है हेड थे। तो इस कमीशन का काम था कि ये इन्वेस्टिगेशन करे कि किसकी गलती है। तो इस जब रिपोर्ट सबमिट हुई तो उससे सभी को दुख महसूस हुआ, क्योंकि जनरल डायर वाज नॉट गिल्टी। जनरल डायर को कहा गया कि ये बेगुनाह है, इसकी कोई गलती नहीं है। तो जिस वजह से गांधी को काफ़ी दुख हुआ, और गांधी ने डिसाइड किया कि दैट ही विल फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, कि वो कंटिन्यू फाइट करेगा। बल्कि गांधी ही नहीं, उधम सिंह एक यंग सिख था जिसने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी थी। तो वो 20 साल के बाद फिर 1940 में 13 मार्च 1940 में वो लंदन के एग्जन हॉल में जाता है, और वहां पर वो इस जनरल डायर को मार देता है, जो उस वक्त पंजाब का गवर्नर था। और बाद में उधम सिंह को वहां पे फांसी, लंदन के अंदर ही फांसी पे चढ़ाया जाता है। तो जलियांवाला बाग जो था, इट वाज अनदर टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन आवर हिस्ट्री। आज भी इस बाग को याद करके वो ताज़िया हो जाती है। तो लास्ट पॉइंट हम वहाँ पे खिलाफत मूवमेंट की बात करेंगे। ये खिलाफत मूवमेंट 1919 से लेकर 1924 तक रहा। असल में ये खिलाफत मूवमेंट क्या थी? ऑटोमन एम्पायर जो थी टर्की के अंदर, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो है
टर्की ने जो है टर्की हेल्प जर्मनी टू वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर्स का वॉर वहाँ पे हुआ था, जिस वजह से मुसलमान काफ़ी कमज़ोर हो गए और हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान थे तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एक मूवमेंट शुरू कर दी जिसको हम खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। इन्होंने कहा भाई ब्रिटिशर्स यहाँ भी रूल कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर भी इस टर्किश एम्पायर को ख़त्म कर दिया है, कोलैप्स कर दिया है। इसलिए खिलाफत मूवमेंट का मकसद था कि हम टर्की वालों के साथ है, ऑटोमन एम्पायर के साथ है। तो जब खिलाफत मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू हुई, ये अली ब्रदर्स थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई थे, उन्होंने ये शुरू की ये मूवमेंट। तो पहले ये नॉर्थ से शुरू हुई, बाद में आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान में ये चली। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी शामिल हुए, डॉक्टर मुख्तार अहमद शामिल हुए, शेख शौकत अली थे, अताउल्लाह शाह बुखारी, बहुत सारे लोग शामिल हो गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि गांधी ने भी इनको सपोर्ट किया। खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया गॉट सपोर्ट फ्रॉम गांधी हु स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1920, जिसने 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू की थी, लेकिन खिलाफत मूवमेंट को भी गांधी ने सपोर्ट किया। और इस तरह से हमने देखा कि खिलाफत लीडर्स प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड फुल सपोर्ट टू गांधी इन नॉन कॉपरेशन। तो खिलाफत मूवमेंट में मुसलमान जो थे इन्होंने भी सपोर्ट किया गांधी को। इस तरह से पहली बार हमें ये देखने को मिला कि हिंदू और मुसलमान जो है फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है फाइट करनी शुरू कर दी। तो ये खिलाफत मूवमेंट का कंसेप्ट था। ठीक है।